यूक्रेन पर रूसी फोर्स का भीषण हमला, जहां वोस्तोक ग्रुप ने सैन्य ठिकाने को नष्ट किया। आर्टिलरी से यूक्रेनी फोर्स पर हमला। वोस्तोक ग्रुप ने सैन्य ठिकानों को कैसे नष्ट किया, देखिए तस्वीर। आर्टिलरी से यूक्रेनी फोर्स पर यह हमला। पुतिन ने नए साल में अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है और अब रूसी फोर्स सिर्फ जंग में बने रहने या डोनबास रीजन को हासिल करने के लिए युद्ध में नहीं है, बल्कि पुतिन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब उन्हें संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण चाहिए और इस मिशन के लिए वो हर उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे जो कीव को कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में समेट दे। लेकिन वो रास्ता कौन सा है, नया है या पुराना, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की बारूदी रात। ये नए 2026 की शुरुआत की वो रात है जिसकी शुरुआत 2022 के पहले आतिशबाजी से होती थी। ओडेसा के समुद्री तट पर लोग जश्न में डूबे रहते थे, लेकिन साल दर साल हालात इतने बदल गए कि 2026 की न्यू ईयर ईव बारूदी सुनामी ले आई। पुतिन आग बबूला, अब कब्जा ही बदला। ये पुतिन की आवाज तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने का पलटवार है, जिसमें यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर हमले के लिए मल्टी अटैक किए गए हैं। पहले ओडेसा के उस एनर्जी सेक्टर पर हमला हुआ जिसके 10 सब स्टेशन पहले ही क्षतिग्रस्त हैं और अब 2 एनर्जी यूनिट्स को ध्वस्त कर दिया गया। फिर शाही ड्रोन से ओडेसा के रिहायशी क्षेत्र को पूरी रात दहलाया गया। लेकिन इस बार हमले का मकसद सिर्फ बदले की कार्रवाई या यूक्रेन का संपर्क पोर्ट सिटी से खत्म करना नहीं था, बल्कि मकसद था यूक्रेन पर कब्जे के लिए दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ने का रास्ता बनाना। जिसकी जानकारी क्रेमलिन से जारी बयानों ने सार्वजनिक की है। इन बयानों के आधार पर यूक्रेन पर मंडरा रहे बारूदी बदलों का अनुमान कोई लगा पाता, उसके पहले ही अनुमान से भी घातक हमले कर रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। इस कार्रवाई की पुष्टि करता है डोनेट्स्क के कोस्तियांतिनिवका में फ्रंट लाइन पर हुआ भीषण हमला। दावा है कि घरों पर कैप बम गिराकर क्षेत्र पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे। इसके अलावा जिन क्षेत्रों को रूसी सेना ने दहलाया है उनमें सबसे ज्यादा नागरिक सुविधाओं को नुकसान 2 बड़े क्षेत्रों में ही हुआ है। बाकी क्षेत्रों में सैन्य सुविधाओं को टारगेट किया गया है। इनमें ओडेसा और वोलिनी क्षेत्र यूक्रेन में मुख्य टारगेट बनाए गए हैं, जिनमें नागरिक सुविधाओं को रूस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जबकि इनके अलावा लुत्स्क, सुमी, ज़ेपोरिज़िया पर रूस के ड्रोन कहर बनकर गिरे हैं। वहीं कब्जे के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए रूसी सैनिकों ने भीषण गोलाबारी भी की है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से आम लोगों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। तो वहीं रूस का दावा यह है कि इन सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब दावा किसका सही है, इसे न्यू ईयर ईव पर की गई कार्रवाई से समझिए। न्यू ईयर की पहली ही रात में रूस ने यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया कि हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिखने लगी। इसमें स्तारोदोब से किए गए ड्रोन हमलों में वोलिन, लुत्स्क, ज़ाइटोमिर, रिवने जैसे शहर दहल गए। वहीं ब्रियांस्क और कुर्स्क से लॉन्च किए गए रूसी ड्रोन भी सुमी, वोलिन और लुत्स्क और रिवने तक पहुंच गए। हमले जारी ही थे कि रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने खार्किव, इज़्यूम, लुहांस्क, डोनेट्स्क और ज़ेपोरिज़िया का फ्रंट खोल दिया, जिससे यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह हो गए। वहीं क्रिमिया से खुला ड्रोन अटैक के लिए मोर्चे ने ही ओडेसा को पूरी रात दहला दिया। ओडेसा पर पिछले 12 दिनों से लगातार भीषण हमले हो रहे हैं।
जिसे लेकर एक रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि ये हमले ओडेसा से यूक्रेन को अलग करने और उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए हो रहे हैं। लेकिन चौतरफा तबाही ने इस रिपोर्ट के पीछे के मकसद को बदल दिया। असल में मकसद यही है जो 2022 में 3 महीने की अवधि वाले अनुमान से उलट दीर्घकालिक युद्ध में बदल गया और जिसकी पुष्टि करते हैं 2025 में रूस के आक्रामक हमले। पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर 60,000 से ज्यादा एयर बम गिराए हैं। इनके अलावा 2,400 मिसाइलें और 1 लाख से भी ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 3 क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पहला है खार्किव, जहां 2020 बार अलर्ट सायरन बजा है। दूसरा है ज़पोरिज़िया, जहां 1807 बार अलर्ट सायरन बजा। और तीसरा है सुमी, जहां 1793 बार अलर्ट सायरन की आवाज गूंजी है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यूक्रेन ने 19,000 से ज्यादा बार 2025 में एयर रेड अलर्ट जारी किया है और ये होना इन हालात में सामान्य है, क्योंकि ड्रोन और मिसाइलों ने यूक्रेन को खंडहरों के देश में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2025 की बात करें तो रूस ने यूक्रेन पर करीब 2000 मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से दागी हैं, जिसमें ब्रियांस्क के मोर्चे से चार्निहाइव और कीव को दहलाया गया। ओरियोल और वोरोनिश को मोर्चे से ही यूक्रेन के जाइटोमिर, इरपिन और सुमी को टारगेट किया गया, जबकि कुर्स्क, बेलगोरोद और रोस्टोव के मिसाइल लॉन्च पैड का इस्तेमाल यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क और ज़पोरिज़िया के उन ठिकानों को दहलाने के लिए किया गया जहां फ्रंट पर यूक्रेनी सेना तैनात थी। यही नहीं, क्रीमिया को लॉन्च पैड का इस्तेमाल रूस ने ओडेसा, माइकोलिव, विनित्सिया, क्रिवरी, निप्रो और ज़पोरिज़िया पर हमले के लिए किया था। शुरुआती दौर में क्रेमलिन की रणनीति साफ थी। मकसद था सिर्फ डॉनबास रीजन पर नियंत्रण हासिल करना, लेकिन अमेरिका की मदद प्राप्त होने से मारियान्स्की पैलेस के थिंक टैंक्स ने क्रीमिया समेत रूस के एक्सटेंशन कैलिनिनग्राड पर संकट खड़ा करने की कोशिश की, जिससे संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण की जंग की आग भड़क गई। सिर्फ 2025 में ही रूस ने यूक्रेन के 8,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस सिर्फ 4,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर ही नियंत्रण हासिल कर सकता है। फिर भी ये क्षेत्र कम नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र 2 डेलावेयर या 4 लक्समबर्ग के बराबर है। और ये अभियान अभी तक रुका नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी पुष्टि करती हैं कुछ और तस्वीरें। ये कॉन्स्टेंटिनोवका का वीडियो है, जिसमें रूसी युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने D-30 हॉवित्जर से यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला बोला। मकसद है उनकी चौकियों पर कब्जा करना। ठीक ऐसे ही सेंट्र ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने भी क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेनी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी और वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने गुलियापोल में यूक्रेनी सेना के बंकर ध्वस्त कर दिए। इनके अलावा दावा यह भी है कि रूसी सेना ने लुकियानोवस्कोय को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है, जो यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ा झटका है। इन्हीं कार्रवाइयों के आधार पर व्हाइट हाउस ने भी मान लिया है कि रूस 8 महीने में पूरे डॉनबास पर नियंत्रण हासिल कर लेगा और 2027 तक यूक्रेन पर जीत हासिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।